नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टिलिस्मी स्टोरीज़ पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं आपके लिए शैडो गॉड की एक नई और धमाकेदार कड़ी लेकर। लेकिन एपिसोड शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टिलिस्मी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, इस कहानी की हर नई कड़ी रोज़ रात को इसी समय आएगी, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। तो चलिए, अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का। छोटू ने तुरंत ही एक इंसान जैसी दिखने वाली शक्तिशाली ऊर्जा भेजी जो उस विशाल नेता के ऊर्जा के सागर में घुस गई। कांपते हुए नेता ने छोटू को देखा और कहा, तुम बहुत खतरनाक हो। इस पर छोटू बोला, इसमें कुछ गलत नहीं है। तुमने मुझसे दुश्मनों जैसा बर्ताव किया तो मैंने भी तुमसे कुत्तों जैसा सलूक किया। जाओ और मेरा संदेश पहुंचा दो, और मुझे गुस्सा मत दिलाना। तुम ऐसा नहीं कर सकते। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि मुझे पता है तुम्हें मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने किसने भेजा था। वह फानायरा थी, है ना? ठीक है, तुम उसे मेरी तरफ से कुछ बातें बता सकते हो। किसी दिन मैं उससे पूरा हिसाब चुकता करूंगा, और मुझसे निपटने के लिए वह जो भी योजनाएं या चालें चलेगी वह मजाक से ज्यादा कुछ नहीं होंगी। वह खुद को कितना भी चालाक समझे, वह मुर्गी या कुत्ते से बेहतर नहीं है। ये कहकर छोटू ने अपना हाथ हिला दिया। उसे एकेडमी में इस तरह का तमाशा बनाने से कोई डर नहीं था। आखिरकार योद्धाओं और दिग्गजों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे, और जब तक कोई मारा नहीं जाता एकेडमी इस पर ध्यान नहीं देती थी। इसके अलावा उसने अभी अभी उन्हें दिखाया था कि उसकी ताकत जीवन छीनने वाले स्तर के करीब है, और उसने यह भी जताया था कि वह जल्द ही इसमें सफलता पाएगा। एक बार जब ऐसा हो जाएगा और वह एक खास योद्धा बन जाएगा तो इन सुरक्षा कर्मियों को या तो उसकी चापलूसी करनी होगी या फिर बुरा नतीजा भुगतना होगा। खास योद्धा आम लोगों से कहीं ऊपर होते हैं, वरना वे खास कहलाने लायक नहीं होंगे। दिग्गजों का नेता छोटू की आंखों में खून का इरादा देख सकता था, इसलिए उसने एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। वह धुएं के एक बादल की तरह गायब हो गया, जाहिर तौर पर और ज्यादा नफरत भड़काने से डर गया था। जहां तक बाकी दिग्गजों की बात है, उन्होंने बस छोटू को झुककर प्रणाम किया और वहीं चुपचाप खड़े रहे। थोड़ी ही देर में पहरेदारों का नेता वापस आया। उसके पीछे लगभग 25 साल का एक युवक था। उसका अंदाज बहुत प्रभावशाली था और उसका चेहरा बहुत गोरा था। छोटू को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसने कहा, क्या तुम हिमेश के भतीजे हो? वह एक बहुत ही जरूरी ऊर्जा की साधना में अकेले बैठी है और उसे परेशान नहीं किया जा सकता। हालांकि उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि अगर तुम आओ तो मैं तुम्हारा स्वागत करूं। आओ, मेरे पीछे आओ। इस दबंग आदमी की शक्ति ऊर्जा के उस्ताद स्तर से कहीं ज्यादा थी। पहली नजर में कोई भी बता सकता था कि वह जीवन छीनने वाला योद्धा था। सच कहूं तो पनायरा जैसे लोगों को छोड़कर खास योद्धाओं की एकेडमी में हर कोई जीवन छीनने वाला योद्धा था। तिलिस्मी लोकायाम पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी ताकत थी। जहां आसमान में जितने बादल थे उतने ही विशेषज्ञ थे। वहां जीवन छीनने वाले योद्धा को देखना कोई बड़ी बात नहीं थी। वहां पहुंचने के बाद ही छोटू को पता चला कि उसकी चाची माहिरा बहुत पहले ही जीवन छीनने वाले स्तर पर पहुंच चुकी थी और वह खास योद्धाओं की एकेडमी में थी। ये आदमी कौन है? चाची माहिरा का दोस्त? अब जब वह आखिरकार चाची माहिरा से मिलने वाला था तो उसने सोचा था कि वह उससे मिलने के लिए बाहर आएंगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई दबंग आदमी उसे अंदर ले जाएगा। थोड़ा नाखुश और सावधान होकर वह उस आदमी के पीछे अंदर चला गया। जब उस आदमी को एहसास हुआ कि छोटू उसके ठीक बगल में चल रहा है तो वह हैरान रह गया और वहीं रुक गया। बहुत चिढ़ते हुए उसने अपनी आवाज ऊंची की और कहा, खास योद्धाओं की एकेडमी हर तरह की जादू और धोखे वाली जगहों से भरी हुई है। जब तक तुम जीवन छीनने वाले योद्धा नहीं हो, ये बहुत खतरनाक जगह हो सकती है। यह देखते हुए कि तुम कितने कमजोर हो, बेहतर होगा कि तुम मेरे पीछे रहो। इधर उधर मत घूमना और कोई परेशानी मत करना। क्या तुमने सुना? छोटू ने शांति से जवाब दिया, मैं ठीक रहूंगा। वे जादू और धोखे की जगह जीवन छीनने वाले योद्धाओं को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, तो शायद मुझे भी असर नहीं करेंगी। अगर कुछ भी होता है तो मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। क्या? आंखें फैलाकर वह आदमी छोटू को बहुत देर तक घूरता रहा। हालांकि छोटू ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी। ठीक है, बस ध्यान रखना। अचानक वह आदमी बिना किसी निशान के गायब हो गया, जैसे कि हवा में घुल गया हो। वह जगह गलियारों और दरवाजों का ऐसा जाल थी जो हर तरफ मुड़ते और घूमते थे। मंदिर बहुत ऊंचे थे और उन पर अजीब जादुई निशान और मंत्र बने हुए थे। कोई भी जो गलती से भी गलत कदम उठाता वह खुद को किसी गहरे गड्ढे में या उससे भी बुरी हालत में पाता। जहां तक उस खास योद्धा की बात है, वह छोटू की बातों से इतना गुस्सा हो गया था कि गुस्से में उसने उसे यह सोचकर वहीं छोड़ दिया कि उसे चोट लगेगी या कुछ बुरा होगा। सिर्फ 5 सांसों के समय में ही छोटू लगभग 100 अलग अलग गलियारों से गुजर चुका था और मंदिर के इलाके के अंदर पहुंच गया था। उसी वक्त वह रुका। उसने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई और ठंडी आवाज में चिल्लाया, वह बेवकूफ लड़का सिर्फ बाहरी योद्धाओं का छात्र है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई इतनी घमंडी हरकत करने की? मैं उसे वहीं छोड़ देता हूँ ताकि वह अपनी औकात जान जाए। इससे मुझे भविष्य में उसे काबू में रखने में थोड़ी आसानी होगी। तभी छोटू की आवाज आई, ओह, सच में
ये गलियारे तो ज्यादा खतरनाक नहीं लगते। अगर कुछ धोखे वाली जगह या असली ऊर्जा की रुकावटें हैं भी तो क्या फर्क पड़ता है। अगर साधना का स्तर अच्छा हो तो इन चीजों से निपटना कोई मुश्किल काम नहीं है। उस खास योद्धा ने पीछे मुड़कर देखा तो छोटू ठीक उसके पीछे खड़ा था, बिल्कुल शांत दिख रहा था, बल्कि वह तो दीवार पर बने चित्रों को भी देख रहा था। तुम इसके बाद वह आदमी इतना हो गया कि बस कुछ अजीब आवाजें निकालने लगा। छोटू ने शांत भाव से कहा, बहुत बढ़िया बड़े भाई, आगे बढ़ो। मैंने अपनी चाची माहिरा को 10 साल से नहीं देखा है। उस युवक ने अपनी नाक सिकोड़ी और ऐसा लग रहा था कि वह सच में छोटू की ऊर्जा की ताकत आजमाने के लिए हमला कर देगा। आखिरकार वह एक ताकतवर जीवन छीनने वाला योद्धा था और उसने दूसरे योद्धाओं के सामने घमंडी और दबंग बनकर रहना अपनी आदत बना ली थी। सच तो यह है कि वह उन्हें गुलाम या नौकर की तरह मानता था। छोटू के सामने इतना अपमान सहना उसके लिए लगभग नामुमकिन था। हालांकि काफी देर तक सोचने के बाद उसने अपने गुस्से पर काबू पाया और आगे बढ़ गया। जैसे जैसे समय बीतता गया वे कई गलियारों और अनगिनत मंदिरों से गुजरे। आखिरकार वे एक खास मंदिर के सामने रुके। उस युवक ने लगातार 9 बार दरवाजा खटखटाया और अंदर से आने वाली आवाजें किसी दूसरी दुनिया से लग रही थी। चरमराहट की आवाज आई और दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और एक घुमावदार सीढ़ी नीचे कहीं अनजान जगह पर जा रही थी। उस युवक ने ठंडी सांस लेते हुए अंधेरे की तरफ इशारा किया और कहा, ठीक है, तुम्हारी चाची यहीं पर ध्यान में बैठी हैं। उन्हें पता है कि तुम आ गए हो। छोटू ने पहले ही अपनी असली ऊर्जा उस खास मंदिर में भेज दी थी और उसे साफ महसूस हो रहा था कि यह बहुत खतरनाक जगह है। वह किसी तरह के बंद शैतान देवता की शक्ति भी महसूस कर सकता था। ये पक्का उसकी चाची माहिरा का ध्यान करने का कमरा नहीं था। यह साफ साफ एक जाल था। अपने होंठ चाटते हुए छोटू ने दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा, ठीक है बड़े भाई, आप मेरे साथ अंदर क्यों नहीं आते। उस युवक की आंखें फटी रह गईं। ऐसा लगा जैसे वह अपना आपा खो देगा, लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया। बुरी तरह से मुस्कुराते हुए उसने कहा, मुझे एक और काम करना है, तुम अकेले ही अंदर जाओ। छोटू ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधते हुए पूछा, कहीं वहां कुछ खतरनाक तो नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह युवक उसके लिए इतना खतरनाक क्यों था। हालांकि यह देखते हुए कि बाहर के पहरेदार ने उसे मुश्किल में डाला और अब एक खास योद्धा उसे निशाना बना रहा है, इसका मतलब जरूर है कि किसी बड़े अधिकारी ने आदेश दिया होगा। क्या यह फनायरा हो सकती है, उसने सोचा। लेकिन वह तो सिर्फ ऊर्जा की उस्ताद है और एकेडमी में उसका ज्यादा दबदबा नहीं है। वह एक जीवन छीनने वाले योद्धा को आदेश कैसे दे सकती है। कहीं उसका एकेडमी के बड़े लोगों से कोई संबंध तो नहीं है। मुझे चाची माहिरा से पूछना होगा। वह युवक चिल्लाया, बकवास बंद करो बदमाश, अंदर जाओ। उस युवक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ से निकली शक्तिशाली ऊर्जा ने एक बड़े ऊर्जा क्षेत्र का रूप ले लिया जो उसकी हथेली की लकीरों जैसा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो छोटू की ओर ताड़ के पेड़ों का पहाड़ उमड़ रहा हो। वह सुमाक चिल्लाया, तुम ठीक कहते हो बदमाश, ये माहिरा का ध्यान करने का कमरा नहीं है। ये खास योद्धाओं की एकेडमी की शैतान दमन गुफा है। यहाँ हर तरह के खतरनाक शैतान हैं। तो जाओ और मजे करो। एक बाहरी योद्धा छात्र की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह मुझसे इतनी बार बात करे। अगर मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि किसी ने तुम्हारे सिर पर इनाम रखा है और मैं उसे लेने वाला हूँ। जब तुम्हें कोई शैतान भूत खा जाएगा तो याद रखना कि तुम्हें मारने वाला मैं था। सुमाक। छोटू इस सुमाक के हमले का इंतजार कर रहा था, इसलिए उसने उस आते हुए ऊर्जा के पहाड़ को देखा और हमला करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी महलों के बीच से तलवार की रोशनी की एक लकीर निकली जिसमें से एक बहुत बड़ी गुरुत्वाकर्षण शक्ति और एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र निकल रहा था। पलक झपकते ही उसने उस असली ऊर्जा के पहाड़ को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। फिर वह तलवार की रोशनी एक भंबर में बदल गई जिसने टूटी हुई ऊर्जा के टुकड़ों को निगल लिया। एक महिला की आवाज आई, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई सुमाक, मेरे परिवार के सदस्य को नुकसान पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आवाज मधुर थी जैसे बहती नदी, लेकिन उसमें तलवार की धार भी थी। माहिरा, सुमाक कांपते हुए बोला और पीछे हट गया जैसे वहां से भाग जाना चाहता हो। जैसे ही वह मुड़ा, गलियारे के आखिर में एक महिला दिखाई दी। उसने अपना हाथ हिलाया और तलवार की रोशनी उसकी हथेली में वापस आ गई। वह लंबी और पतली थी। उसके लंबे पैर उसे एक सुंदर और लचीले अमर सारस की तरह बना रहे थे। उसने हल्के हरे रंग का कमरबंद पहना हुआ था और उसके लहराते काले बाल आग की तरह लाल रंग की धुंध से बंधे थे। हरे और लाल रंग का यह मेल आग और पानी या यिन और यांग के विपरीत जैसा था। वह शांत और गहरी लग रही थी, जैसे किसी गहरे कुएं के पानी पर तारों की रोशनी पड़ रही हो। साफ तौर पर उसकी साधना का स्तर सुमाक से कहीं ऊंचा था। थोड़ा शांत होते हुए सुमाक, जो पहले बहुत आत्मविश्वास से भरा लग रहा था, बोला, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है माहिरा। तुम्हारे भतीजे ने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया है जिसे क्राउन प्रिंस पसंद करते हैं और मैं उनके आदेशों का पालन कर रहा हूँ। मैं सिर्फ क्राउन प्रिंस का सम्मान कर रहा हूँ। कहीं तुम उनकी बात मानने से इनकार तो नहीं करोगी। छोटू ने पहली नजर में ही उस युवती को पहचान लिया। आंटी माहिरा आखिरकार यहाँ है।
वह अपने दिल में उमड़ रहे उत्साह को रोक नहीं सका। हालांकि वह पहले जैसी नहीं दिख रही थी, फिर भी वह उसे उस छोटी बच्ची की याद दिलाती थी जिसने बचपन में उसे खाना खाने में मदद की थी। वह अविश्वसनीय रूप से खास लग रही थी, लेकिन फिर भी उसके बारे में कुछ ऐसा था जो बिल्कुल पहले जैसा ही था। सुमा की आंखों में सीधे देखते हुए उसने कहा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे क्राउन प्रिंस पसंद करते हैं? तुम्हारा मतलब है एफनायरा? क्या मुझे उससे डरना चाहिए? अगर वह अपने जान पहचान वालों का इस्तेमाल लोगों को डराने धमकाने के लिए कर रही है तो किसे परवाह है? इससे यह सच नहीं बदल जाता कि तुमने मेरे परिवार के खिलाफ साजिश रची थी। खैर, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए। बस अपने रास्ते जाओ और जाते समय अपना एक हथियार यहीं छोड़ जाओ। सुमाक ने मुंह बनाते हुए कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माहिरा? हम दोनों ही खास योद्धाओं की एकेडमी में हैं। क्या तुम सच में मुझ पर इतना बुरा हमला करोगी? क्या तुम्हें डर नहीं है कि एकेडमी तुम्हें सजा देगी? अगर नहीं तो ठीक है, हमला करो मुझ पर। मैं तुम्हें बताऊंगा कि पछतावा किसे कहते हैं। माहिरा ने अचानक अपनी तलवार निकाली और तलवार की ऊर्जा की एक भयानक किरण छोड़ी जो बेरहमी से उसके दाहिने कंधे की ओर गिरी। उसने गुस्से में कहा, बकवास बंद करो, अपना हाथ काट दो। सुमाक दांत पीसते हुए गुर्राया और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, जो शक्तिशाली ऊर्जा से घूमने लगा और बाघ के पंजे जैसा दिखने लगा। ये उसकी ताकतवर ऊर्जा कला स्वर्ग में बाघ की दहाड़ का एक हमला था। उसके पीछे और भी शक्तिशाली ऊर्जा निकलने लगी और बाघ, तेंदुए, सियार, भेड़िए, सांप, गिद्ध, चील और भालू की तस्वीरें उभर आईं। वह इस एक हाथ के वार से आने वाली तलवार की ऊर्जा को रोकना चाहता था। हालांकि माहिरा की तलवार की ऊर्जा में अनगिनत रूप थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसके सामने बर्फ का एक क्षेत्र और आग का एक क्षेत्र बन गया। बर्फ की ऊर्जा इतनी ठंडी थी कि 500 किलोमीटर के अंदर सब कुछ जम गया और आग इतनी गर्म थी कि कुछ भी जल सकता था। दोनों ऊर्जा क्षेत्र यिन और यांग की तरह एक दूसरे में मिल गए। यह माहिरा की तलवार चलाने की कला का सबसे अच्छा नमूना था। आग और बर्फ का ताइजी प्रतीक। माहिरा ने कहा, अमूर्त ब्रह्मांड भूतों का सिर काटता है, यिन और यांग देवताओं को निकालते हैं। सबसे बड़ा सच यही है। ठीक है सुमाक, तुम वह नई तकनीक क्यों नहीं आजमाते जिसे मैंने अभी अभी सीखी है? भूत शिकारी देवता निष्कासन देव तलवार। वाह! तलवार की ऊर्जा असीम तेजी के साथ हवा में फैल गई। आग और बर्फ का ताइजी प्रतीक जानवर राजा की ऊर्जा कला को तोड़ते हुए आगे बढ़ गया और सुमाक तुरंत पीछे लड़खड़ा गया। उसके मुंह से खून निकलने लगा। हालांकि सुमाक जीवन छीनने वाला योद्धा था, लेकिन उसने हाल ही में यह सफलता पाई थी और अभी तक अपनी असली ऊर्जा को पूरी तरह से स्थिर नहीं कर पाया था। सच तो यह है कि वह वज्रा के लगभग बराबर स्तर पर था, जैसा कि छोटू बता सकता था। और फिर भी, जैसा कि कहते हैं, 100 टांगों वाली किलनी मरने के बाद भी हिलती है। माहिरा द्वारा अपनी जानवर राजा की ऊर्जा कला को हराने के बावजूद सुमाक हार मानने को तैयार नहीं था। अचानक एक इंसान जैसी शक्तिशाली ऊर्जा उसके अंदर से निकली और सीधे छोटू की ओर बढ़ी। उसकी हार मानने की और कोई इच्छा नहीं थी, जैसे कि कोई कीड़ा कुचलने के बाद भी फड़फड़ाता रहता है। माहिरा द्वारा अपनी जानवर राजा की ऊर्जा कला को हराने के बावजूद सुमाक हार मानने को तैयार नहीं था। अचानक एक इंसान जैसी शक्तिशाली ऊर्जा उसके अंदर से निकली और सीधे छोटू की ओर बढ़ी। ये एक बहुत ही अजीबोगरीब रूप था। ये पूरी तरह से 9 मीटर लंबा था, फर से ढका हुआ था और इसका सिर बाघ जैसा था। यह साफ तौर पर किसी तरह का जानवर देवता था और वह डरावने अंदाज में छोटू की ओर भागने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया। क्रूर मुस्कान के साथ सुमाक ने कहा, रुको यांगसुसु, अगर तुमने एक और चाल चली तो मैं तुम्हारे भतीजे को मार डालूंगा। ये इंसान जैसी शक्तिशाली ऊर्जा सीधे मेरी जानवर राजा की ऊर्जा कला से है, बाघ राजा का असली रूप। माहिरा ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत! और छोटू को बचाने के लिए अपनी तलवार की ऊर्जा की दिशा बदलने की तैयारी करने लगी। हालांकि तभी उसने छोटू की आवाज सुनी। मेरी चिंता मत करो आंटी माहिरा, तुम इस सुमाक को संभालो। मैं उसकी इस छोटी सी इंसान जैसी शक्तिशाली ऊर्जा को खुद ही देख लूंगा। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, जिससे एक ऊर्जा क्षेत्र निकला जो तारों के भंवर जैसा दिख रहा था। अजय राजा की मुट्ठी। 6 मुद्राएं एक साथ। बाघ के सिर वाली इंसान जैसी शक्तिशाली ऊर्जा को भंवर में खींच लिया गया, फिर उसे टुकड़ों में फाड़ दिया गया और एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। इसके परिणाम स्वरूप उस शक्तिशाली ऊर्जा के टुकड़े छोटू की नसों में समा गए और उसकी ऊर्जा के सागर में भ्रूण नरक की आग के बर्तन में भेज दिए गए। आमतौर पर अगर कोई ऐसी बेमेल शक्तिशाली ऊर्जा को सोख ले तो वह जहर की तरह काम करती है। दरअसल एक आम इंसान तो सबसे पहले उसे बाहर निकालने की कोशिश करेगा ताकि वह खतरनाक नुकसान न पहुंचाए। लेकिन अब जब छोटू ऊर्जा का उस्ताद बन चुका था और उसने बिजली के विशालकाय जीव की जीवन शक्ति को पूरी तरह से सोख लिया था, तो उसके पास अपना भ्रूण नरक की आग का बर्तन था। यह पहले से ही उस बेमेल शक्तिशाली ऊर्जा को पिघला और साफ कर सकता था और उसे ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा में बदल सकता था जिसे वह इस्तेमाल कर सकता था। इसलिए इस समय उसे किसी बात का डर नहीं था। इस प्रकार एक देव श्रेणी की ऊर्जा कला की शक्ति थी। माहिरा छोटू के बारे में चिंतित थी और फिर भी उसे बहुत आश्चर्य हुआ
कि एक जानवर राजा की इंसान जैसी शक्तिशाली ऊर्जा को हराने के लिए उसे अपने हाथ के सिर्फ एक झटके की जरूरत पड़ी। वह कई लड़ाइयों में अनुभवी थी और उसने अपने जीवन में कई मुश्किलें देखी थीं। इसलिए उसके लिए जल्दी से फैसला लेना आसान था। तलवार की ऊर्जा भड़क उठी और खून की लाल रोशनी चमक उठी। सुमाक की दर्दनाक चीख निकली क्योंकि उसका दाहिना हाथ पूरी तरह से कट गया था। खून से लथपथ सुमाक अपने चेहरे पर दिख रहे तेज दर्द को रोक नहीं सका। हालांकि उसके पास शक्तिशाली ऊर्जा कला थी और उसने तुरंत खून के बहने को रोक दिया। अपने दूसरे हाथ से अपने कटे हुए हाथ को पकड़कर वह मुड़ा और भाग गया और जाते हुए ये शब्द कहे, जब तक तुम मर नहीं जाती मैं चैन से नहीं बैठूंगा माहिरा, और तुम्हें अपने उस भतीजे का ख्याल रखना चाहिए। मैं उसे चैन से नहीं रहने दूंगा। जीवन छीनने वाले योद्धा बहुत शक्तिशाली होते हैं। एक हाथ कट जाने से भी कोई बड़ी परेशानी नहीं होती। दरअसल चारों अंग कट जाने पर भी जीवन छीनने वाला योद्धा अपनी असली ऊर्जा का इस्तेमाल करके बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ सकता है। वे आमतौर पर सबसे बुरी परिस्थितियों से भी उबर सकते हैं। किसी को सच में खत्म करने का एकमात्र तरीका उसका सिर काटना, उसकी ऊर्जा के सागर को नष्ट करना या शायद उसकी सभी नसों को उड़ा देना होगा। माहिरा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, क्या बकवास है। खैर, उसका हाथ काट देने और उसकी नसों को नुकसान पहुंचाने से उसके लिए फिलहाल कोई तरक्की करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अपना ध्यान छोटू की ओर मोड़ते हुए उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। छोटू, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े हो गए हो। मुझे तुम्हारे पिता का संदेश मिला और मुझे फनायरा और गुप्त ड्रैगन गोली के साथ हुई घटना सहित सब कुछ पता है। मुझे पता है कि तुम्हारी मार्शल आर्ट कमजोर हो गई थी और तुम पर बिजली गिरी, जिससे शानदार तरक्की हुई। लेकिन मैंने सोचा था कि तुम्हारी ऊर्जा कलाएं पहले जैसी ही होंगी। मैं कैसे सोच सकती थी कि वे इस स्तर तक पहुंच गई होंगी। छोटू ने सिर हिलाया। चाची माहिरा, इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता उसने उसे रोकने के लिए हाथ हिलाया। ये बात करने की जगह नहीं है। चलो वापस मेरी हवेली की गुफा में चलते हैं। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता उसने उसे रोकने के लिए हाथ हिलाया। यह बात करने की जगह नहीं है। चलो वापस मेरी हवेली की गुफा में चलते हैं। तलवार की रोशनी की एक धारा निकली जिसने छोटू को चारों ओर से घेर लिया और फिर उसे ध्वनि की गति से भी तेज हवा में उड़ा दिया। एक पल बाद वह एक मंदिर में खड़ा था। ये एक विशाल झील के बीच में स्थित था और इसकी बड़ी बड़ी दीवारें अलग अलग तरह के रत्नों और राक्षस कोर से सजी हुई थीं। छोटू और माहिरा दोनों मंदिर की सबसे ऊपरी मंजिल पर थे, जहां से उन्हें हर दिशा में फैली अनगिनत झीलें और मंदिर दिखाई दे रहे थे। माहिरा ने आगे के दृश्य की ओर इशारा करते हुए कहा, छोटू, खास योद्धाओं की एकेडमी में ये मंदिर छात्रों के लिए हवेली की तरह अलग रखे गए हैं। ये झीलें देख रहे हो, ये साधारण पानी नहीं है। ये जमीन के अंदर के आत्मा झरनों से भरी हुई है, जिनका पानी हमारे आसपास की जमीन के सार जैसा है। मंदिर सच में आत्मा पत्थर की ईंटों से बने हैं, जो साधना के लिए बहुत फायदेमंद हैं, और हर मंदिर के ऊपर राजाओं के नियमों की एक ऊर्जा संरचना है। इन महलों को हवेली भी माना जाता है। अगर कोई हमला करने की कोशिश करता है तो मैं झील के पानी में आत्मा ऊर्जा को एक मौत का जाल बनाने के लिए खींच सकती हूँ, जो आसानी से 4 या 5 जीवन छीनने वाले योद्धाओं को मार सकता है। यहाँ हमें कोई परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। छोटू को मंदिर के अंदर ले जाते हुए उसने कहा, छोटू, तुम कुछ समय के लिए मेरे मंदिर में क्यों नहीं रुकते? यहाँ तुम्हारी साधना 10 गुना तेजी से आगे बढ़ेगी। मैं तुम्हारी साधना की ताकत का बेहतर अंदाजा लगा पाऊंगी और यह भी पता लगा पाऊंगी कि तुम कब जीवन छीनने वाले स्तर तक पहुंच पाओगे। जिस आसानी से तुमने सुमा की ऊर्जा कलाओं को हराया, उसे देखते हुए मुझे शक है कि तुम्हारी साधना की ताकत उससे कहीं ज्यादा है जो दिखती है। छोटू पहले से ही स्वर्ग और पृथ्वी की असीम आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकता था, जो राजाओं के नियमों की शक्ति से भरी हुई थी और उसके शरीर के महत्वपूर्ण बिंदुओं में आ रही थी। यह बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि उसने अपना सिर हिला दिया। आंटी माहिरा, ये मंदिर एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए बने हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी साधना आपकी साधना पर बुरा असर डाले। इसके अलावा मेरी साधना काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। फिलहाल मैं अपने मौजूदा स्तर पर रहना और खुद को थोड़ा नियंत्रित करना पसंद करूंगा। अपनी शक्तिशाली ऊर्जा को थोड़ा और शुद्ध करना चाहता हूँ। माहिरा की आंखें चमक उठीं। ओह, तो साधना के बारे में तुम्हारी समझ पहले ही इस स्तर पर पहुंच गई है। बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तुम्हारी साधना की ताकत क्या है छोटू? क्या तुम मुझे थोड़ा सा दिखाओगे? तुम्हारे पिताजी ने कुछ दिन पहले मुझे बताया था कि तुमने कैसे सौर्य कबीला में सुधार किया और हिमेश और किस्मीन को भी अपने अधीन कर लिया। ऐसा करने के लिए तुम्हारे पास कुछ शानदार चालें होनी चाहिए। तुम्हें पता है, मैं कुछ समय से घर जाने की सोच रही थी, लेकिन मैं इतनी व्यस्त थी कि मुझे समय ही नहीं मिला। छोटू मुस्कुराया। आप मेरी साधना की ताकत देखना चाहती हैं आंटी माहिरा? सच तो ये है कि उसे अपनी ताकत पर बहुत गर्व था और उसे अपनी आंटी से कुछ भी छिपाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। कोई बात नहीं, हालांकि आपको वादा करना होगा कि आप इसे गुप्त रखेंगी। अगर ये बात बाहर आ गई तो ये पूरे संस्थान को हिला सकती है। माहिरा ने चौंकते हुए कहा, पूरे संस्थान को हिला दोगे? फिर वह हंस पड़ी। तुम शायद पूरे डेमी इमोर्टल संस्थान को नहीं हिला सकते। यहाँ लाखों करोड़ों योद्धा हैं। किसी के लिए कुछ बहुत अच्छा हासिल करना असामान्य नहीं है।
और कुछ चालों को गुप्त रखना आम बात है, लेकिन किसी भी एक योद्धा की उपलब्धियों को समुद्र में पानी की एक बूंद से ज्यादा नहीं माना जा सकता। तुम्हें यकीन है? माहिरा ने पूछा। ठीक है छोटू, ध्यान से देखो। छोटू ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और पूरी ताकत से चिल्लाया, जिससे उसके पीछे शक्तिशाली ऊर्जा फूट पड़ी। मंदिर कांप उठा, मानो उसे अनगिनत नरकों ने हिला दिया हो। ऐसा लग रहा था मानो दिव्य जानवर और शैतानी राजा जमीन से ऊपर आ रहे हों। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा दरवाजा खुल गया, जैसे नरक का दरवाजा हो, जहां से अनगिनत शैतान देवता और भूत के हाथ बाहर निकले हुए थे। माहिरा ने अचानक कहा, क्या? उसकी आंखें चौंधिया गईं। तुरंत ही उसकी हथेली से तलवार की रोशनी निकली और छोटू के ऊपर तलवारों का एक जाल बन गया। उसने कहा, असीमित मेघा प्लेक्सस तलवार जाल, स्वर्ग को जंजीरों में बांधो और धरती को बेड़ियों में जकड़ो। जाहिर तौर पर वह अपनी सबसे बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल कर रही थी। छोटू, यह मेरा सबसे खतरनाक हमला है। तलवारों का यह जाल 81 परतों वाला मेगा प्लेक्सस बनाता है। अगर तुम आजाद हो सकते हो तो इसका मतलब है कि तुम जीवन छीनने वाले योद्धा जितने ताकतवर हो। छोटू ने अपने हाथों से चीरने का इशारा करते हुए कहा, इसमें इतनी मुश्किल क्या है? टूट जाओ। छोटू की बाहों पर धातु जैसा काला सोना फैल गया, जिस पर जादुई निशान बने हुए थे, जो नरक से आए क्रूर शैतान देवताओं की तरह लग रहे थे। जैसे ही कवच ने उसे ढका, जाल नीचे उतरा और कवच के खरोंचने और टूटने की आवाजें आने लगीं। क्रोरन के पुराने शहर में वज्रा के साथ लड़ाई के दौरान उसके नरकीय देवता एजिस ने नरकीय देवता प्लेट कवच का रूप ले लिया था, जिसे ब्रह्मांडीय सूर्य ज्वाला तलवार तकनीक भी नहीं भेद सकी थी। लेकिन क्रोरन तो अतीत था। छोटू की साधना का स्तर बढ़ चुका था और वह स्वर्ग से जीवन छीनने के करीब था। उसका नरक की आग का बर्तन अपनी भ्रूण अवस्था में पहुंच गया था और अपने नरकीय देवता प्लेट कवच के साथ किसी भी तरह का कोई भी दिव्य हथियार उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इसके अलावा 20 प्राचीन विशालकाय जानवरों की शक्ति से वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को कुचल सकता था। उसने एक ऐसी दहाड़ मारी जिससे उस इलाके में सब कुछ हिल गया और फिर वह एक कदम आगे बढ़ा और माहिरा के तलवार के जाल को परत दर परत चीरता हुआ निकल गया। उसके नतीजे के तौर पर नष्ट हुई तलवार की ऊर्जा फिर उसके हाथ में एक लंबी तलवार का रूप लेते हुए वापस आ गई। वाह, उसे आखिरी परत तक पहुंचने और उसे राख में बदलने में बस एक पल ही लगा। इसके साथ ही उसने अपनी असली ऊर्जा वापस ले ली और अपने असली रूप में लौट आया। कांपते हुए माहिरा ने अपनी तलवार की ऊर्जा को काबू में किया और फिर अपने भतीजे को अविश्वास भरी नजरों से देखा। तुम जीवन छीनने वाले स्तर पर नहीं हो, लेकिन तुम्हारी साधना की ताकत जीवन छीनने वालों का मुकाबला करने के लिए काफी मजबूत है। ये एक चमत्कार है। तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। तुम एकेडमी के सबसे असाधारण लोगों में से एक हो। आखिर तुम्हें यह सब कैसे मिला छोटू? वह कौन सी ऊर्जा कला थी? छोटू ने अपना सिर हिलाया। आंटी माहिरा, मैं जिस ऊर्जा कला की साधना करता हूँ वह इतनी खास है कि उसके बारे में जोर से बात करना भी मुश्किल है। अगर यह बात बाहर आ गई तो यह डेमी मोटल संस्थान के लिए मुसीबत बन सकती है। उसने अपना सिर हिलाया। जानकारी के लिए आइए तब तक इंतजार करें जब तक मैं जीवन छीनने वाले स्तर तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो जाता। उस समय मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से समझा पाने के लिए काफी मजबूत हो जाऊंगा। अभी के लिए आपको बस इतना जानना है कि मैं जीवन छीनने वालों को हराने के लिए काफी मजबूत हूँ। माहिरा ने कहा, यह अद्भुत है। हालांकि उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं, लेकिन वे जल्द ही गंभीर हो गईं। ये तथ्य कि तुम ऊर्जा के उस्ताद होकर ऐसी चीजें कर सकते हो सच में पूरी तरह से चौंकाने वाला है। छोटू, मुझे विश्वास है कि तुमने अभी जिस तकनीक का इस्तेमाल किया है वह कम से कम शाही स्तर की ऊर्जा कला है। तुम सही हो। अगर लोगों को पता चल गया तो ये बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। मैं निश्चित रूप से तुम्हारा रहस्य रखूंगी। छोटू ने कहा, धन्यवाद आंटी माहिरा। वैसे संस्थान में आपके लिए सब कुछ कैसा चल रहा है? फनायरा भी यही है और उसने क्राउन प्रिंस का साथ पा लिया है। और ये क्राउन प्रिंस कौन है? क्या वह सच में इतना ताकतवर है? अगर फनायरा मेरे खिलाफ साजिश रचने के लिए उसके साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल करती रही तो मुझे डर है कि मैं किसी असली खतरे में पड़ सकता हूँ। क्राउन प्रिंस। माहिरा की आंखों में सतर्कता का भाव दिखाई दिया। एक पल की चुप्पी के बाद उसने आह भरी और कहा, वह असाधारण है, यह पक्का है। वह निश्चित रूप से पहले ही लाइफ असेजिंग स्तर से बाहर निकल चुका है, जिसका अर्थ है कि वह वर्तमान में लीजेंडरी स्तर पर है। हालांकि कोई भी वास्तव में उसके साधना के बारे में कुछ नहीं जानता। वह एक पवित्र नौसिखिया है, लेकिन ऐसा कहने के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत है। उसकी महत्वाकांक्षाएं इतनी ऊंची हैं कि वह तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं है। वह फनायरा निश्चित रूप से अपने खुद के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए उसके नाम का उपयोग कर रही है। छोटू, तुम्हें जितनी जल्दी हो सके लाइफ असीजिंग स्तर तक पहुंचने की जरूरत है। ऐसा करने से बहुत सारा दबाव कम हो जाएगा। मुझे ऐसा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। छोटू ने बड़बड़ाया। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। चाची माहिरा, हालांकि मुझे कुछ अच्छी किस्मत मिली, लेकिन पूरी तरह से खेती के बारे में मेरी बुनियादी समझ अभी भी अपेक्षाकृत उथली है। क्या आप ये समझाना चाहेंगी कि आपने जिस लीजेंडरी लेवल का जिक्र किया है वह क्या है?
ये लाइफ सीजिंग लेवल से आगे का लेवल है ना? बेशक, मैं समझा सकती हूँ, माहिरा ने जवाब दिया। क्रॉस लेग्ड बैठते हुए उसने कहा, तथा कथित लाइफ सीजिंग स्तर में स्वर्ग से जीवन को छीनना और अपने खुद के शारीरिक शरीर की सीमाओं को पार करना शामिल है। लक्ष्य अपने जीवन काल को बढ़ाने में सक्षम होना है। तुम स्तर के भीतर 9 बार जीवन को छीनते हो, और हर बार जब तुम ऐसा करते हो तो तुम दीर्घायु प्राप्त करते हो। बेशक, हर बार जब तुम जीवन को छीनते हो तो यह पहले के समय की तुलना में अधिक कठिन होता है, और हर बार महत्वपूर्ण ऊर्जा खिरकाखा का मचोखवा का क्लेश शामिल होता है। कुछ साल पहले मैंने प्राथमिक लाइफ सीजिंग हासिल की, और अब मैं द्वितीयक लाइफ सीजिंग की तैयारी कर रही हूँ। अगर मैं सफल होती हूँ तो मैं अपने जीवन काल में 5 या 600 साल जोड़ लूंगी। यदि तुम 9वें लाइफ सीजिंग तक पहुंचते हो तो तुम्हारी दीर्घायु 3000 साल तक बढ़ जाएगी। जब तुम 9 बार जीवन को छीनते हो तो तुम्हारी सच्ची ऊर्जा पूरी तरह से बदल जाती है, जिससे यह दुनिया की बनावट से जुड़ जाती है। सच कहा जाए तो मुझे नहीं पता कि लीजेंडरी स्तर के भीतर कितने उप स्तर मौजूद हैं, लेकिन मुझे पता है कि इससे परे एक उच्च स्तर भी मौजूद है। तुम प्राचीन काल की कहानियों में सुनते हो। प्राचीन काल के महान देवताओं के बारे में इसके बारे में बताया गया है। माना जाता है कि यह महान आर्शी स्तर है। इसके साथ ही माहिरा ने साधना के बारे में और भी बहुत कुछ बताया। उन्होंने मंत्र बनाने के सिद्धांत, असली ऊर्जा का उपयोग, नसों का वर्गीकरण, साथ ही स्वर्ग और पृथ्वी में मौजूद सभी प्रकार की आत्मिक ऊर्जा और सूर्य और चंद्रमा के सार की प्रकृति के बारे में बात की। उसने 10 साल से ज्यादा समय तक डेमी इमोर्टल एकेडमी में पढ़ाई की थी, एक बड़े बुजुर्ग पानिब से स्वीकृति प्राप्त की थी, और इन सबसे पहले उसने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। इस तरह चीजों के बारे में उसकी समझ छोटू से कहीं ज्यादा थी, जो अभी भी एक देहाती ग्रामीण से ज्यादा कुछ नहीं था। उनके सामने आए कई सवालों और पहेलियों का समाधान माहिरा की बदौलत हुआ। छोटू को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे महान ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। किसी भी परिस्थिति से पहले से ही अवगत होना हमेशा सबसे अच्छी रणनीति होती है। अब छोटू के जीवन ग्रहण स्तर तक पहुंचने के प्रयास और भी आसानी से हो जाएंगे। एक समय ऐसा आया जब माहिरा ने कुछ ऐसा कहा जिससे छोटू को एक महत्वपूर्ण बात याद आ गई। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ छोटू ने अपनी अंगूठे की अंगूठी हथेली पर रखी और उसे आगे बढ़ाया। माहिरा ने तुरंत एक पल के लिए बोलना बंद कर दिया, फिर कहा, छोटू, वह क्या है? देखो आंटी माहिरा, तुम देखोगी, यह मेरा एक और बड़ा रहस्य है। उसने अंगूठी में कुछ सच्ची ऊर्जा भेजी, जिससे नीला दरवाजा खुल गया और अंदर की चीजों का आकार दिखने लगा। अंगूठे की अंगूठी! माहिरा ने चौंकते हुए कहा, यह खजानों में सबसे बड़ा खजाना है। तुम्हें यह कहां से मिला? मैंने यहाँ घूमते समय समुद्र देवता एकेडमी के एक ऊर्जा गुरु को मार डाला। उसके पास ये थी। मुझे इसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन मैंने खुद ही इसका इस्तेमाल करना सीख लिया। आपको क्या लगता है? तुम्हें निश्चित रूप से किसी को यह नहीं बताना चाहिए कि तुम्हारे पास ये है। अगर ये बात बाहर आ गई, हाँ, तो यह निश्चित रूप से एक मुसीबत होगी। माहिरा को उस दिन छोटू ने बार बार चौंका दिया था। समुद्र का दिल रखने वाली चीजें सच में समुद्र देवता एकेडमी से आती हैं। उन्हें बनाने के लिए दुनिया की शक्ति का ही उपयोग किया जाता है, जिसका मतलब है कि लाइफ सीजर को भी उन्हें तोड़ने में परेशानी होगी। मैं निश्चित रूप से इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, आंटी माहिरा। बेशक, आपके सिवा। कुछ सच्ची ऊर्जा के साथ अंदर पहुंचते हुए उसने औषधीय गोलियों से भरा एक क्रिस्टल बॉक्स निकाला। ओह, मुझे ये भी पुराने क्रोरन शहर में पिशाच लुटेरों के एक सरदार से मिले थे। दुर्भाग्य से मुझे नहीं पता कि ये क्या करते हैं। क्या आप एक नजर डाल सकती हैं? ओह! माहिरा ने क्रिस्टल बॉक्स लिया और उसे खोला तो उसमें पन्ना हरे रंग की औषधीय गोलियां दिखाई दी। आंखें चौड़ी करते हुए उसने कहा, ये एमराल्ड ड्यू रिजुवेंशन लॉजेंजेस हैं। ये 1000 साल पुराने बढ़िया जेड से निकाले गए अमृत से बने हैं, जिसे फिर 300 से ज्यादा तरह की जड़ी बूटियों के साथ मिलाया जाता है। फिर उन्हें कम से कम 10 साल तक गोली भट्टी में रखना पड़ता है। सिर्फ एक गोली 1000 साल पुराने बढ़िया जेड के 100 पाउंड से ज्यादा के बराबर होती है। यह बताना भी मुश्किल है कि इन्हें बनाने में कितने घंटे लगे। मुझे यकीन नहीं होता कि आपके पास इतने सारे हैं। आप इनका उपयोग कैसे करते हैं? छोटू ने पूछा। असली ऊर्जा निकालने के लिए उन्हें बढ़िया शराब में भिगोएं, इसे फुक्कू पिए और यह अपने आप आपकी नसों और हड्डियों में समा जाएगा। यह आपसे सभी तरह की गंदगी को बाहर निकाल देगा और आपको बहुत ज्यादा मजबूत बना देगा। यह जेड के सार की तरह है और उम्र बढ़ने के शारीरिक लक्षणों को काफी हद तक रोक सकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह की गोलियां पाने के लिए अपनी जान तक दे देंगे। हालांकि ज्यादा ऊर्जा वाली कलाओं के जानकार सैकड़ों साल तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन इससे बुढ़ापे का असर नहीं रुकता। उदाहरण के लिए, अगर माहिरा 400 साल तक भी जीवित रहती तो वह 50 या 60 की उम्र से ही बूढ़ी दिखने लगती, और एक बार ऐसा होने के बाद वह कभी वापस जवान नहीं हो सकती थी। जो लोग अपनी सुंदरता को बहुत मानते थे, उनके लिए यह एक डरावनी बात थी। एमराल्ड ड्यू रिजुवेनेशन लॉजेंजेस में 1000 साल पुराने बढ़िया जेड का सार होता है, जो बुढ़ापे के लक्षणों को रोक सकता है और यह पक्का करता है कि व्यक्ति हमेशा 20 साल या उससे ज्यादा का दिखे।
अगर ऐसी गोलियां सबके सामने आ जाती तो डेमी इमोर्टल एकेडमी की बहुत सारी छात्राएं उन्हें पाने के लिए पागल हो जाती। ये बहुत अच्छे लगते हैं, ये लीजिए आंटी माहिरा, एक डिब्बा लीजिए। या तो आप खुद इनका इस्तेमाल करें या अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए इन्हें तोहफे के तौर पर दें। माहिरा ने खुशी से सिर हिलाया। तुम छोटे शैतान हो। मुझे लगता है कि यह अच्छी बात है कि जब तुम छोटे थे तो मैंने तुम्हें हमेशा सबसे स्वादिष्ट खाना खिलाया। क्या तुम्हें याद है कि तुम हमेशा मेरी चीजें कैसे छीनने की कोशिश करते थे? तुमने मेरी कई कीमती चीजें भी तोड़ दी थी। छोटू हंसा। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हें पैसे लौटाने का समय आ गया है। सालों पहले माहिरा छोटू को हर जगह अपने साथ ले जाती थी और यह गिनना सच में मुश्किल था कि उसने उसके कितने गहने चुराए या तोड़े। उस समय कई बार उनमें लड़ाई हुई थी और माहिरा को अक्सर उसे एक दो सबक सिखाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अब 10 साल से भी ज्यादा समय बाद ऐसी यादें दोनों के दिलों में प्यार भर रही हैं। छोटू ने जो महसूस किया उसके हिसाब से उसकी चाची माहिरा में सच में ज्यादा बदलाव नहीं आया था और वह उन पर उतना ही भरोसा करता था और उनसे उतना ही प्यार करता था जितना पहले करता था। आंटी माहिरा, मैं अभी लाइफ सीजिंग लेवल को पार करने वाला हूँ। बदकिस्मती से मेरे पास जीवन शक्ति की कमी है। क्या आपको लगता है कि इनमें से कोई भी गोली मदद कर सकती है? ये कहते हुए उसने कुछ और औषधीय गोलियां निकाली और उन्हें उनके बीच जमीन पर रख दिया। क्या किस्मत है, माहिरा ने धीरे से सांस लेते हुए कहा। अगर तुम उन सबको बेच दो तो तुम ज्यादातर अमीर योद्धाओं से ज्यादा अमीर हो जाओगे। ठीक है, मुझे देखने दो। जीवन शक्ति सार को बेहतर बनाने के लिए औषधीय गोलियां एक खास जगह पर उसने एक भूरी औषधीय गोली उठाई और उसे आगे बढ़ाया। यह एक हड्डी मज्जा त्वरक आत्मा शक्तिवर्धक गोली है। ये गोलियां बहुत कमाल की हैं। वे बहुत पुराने समय के राक्षसों के जीवाश्मों से बनी हैं। ऐसी एक गोली बनाने के लिए भी कई ऊर्जा गुरुओं को मिलकर कई साल लगते हैं। यह तुम्हारी जरूरतों के लिए बिल्कुल सही है। यह ड्रैगन टाइगर बॉडी रिजुविनेटिंग अनाइंटमेंट भी है। ये तुम्हारी जीवन शक्ति को भी बढ़ाएगा। ये कम से कम 100 साल पुराने अजगरों के पित्ताशय से बना है जिसे खतरनाक बाघों की कुचली हुई हड्डियों के साथ मिलाया गया है। ओह, और यहाँ एक बियर स्नेक पिल और एक ब्लड एनर्जी बॉडी इरप्शन पिल है। ये सभी बहुत मुश्किल से मिलती हैं। माहिरा ने कई अलग अलग तरह की जड़ी बूटियों के बारे में बताया। यह भी बताया कि वे क्या करती हैं और उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और उनके संभावित बुरे असर के बारे में भी बताया। जब छोटू को एहसास हुआ कि वह इन सब चीजों के बारे में कितना जानती है तो उसे सच में बहुत अज्ञानता महसूस हुई। उसने जड़ी बूटियों का सबसे अच्छा संग्रह इकट्ठा कर लिया था जो सभी बहुत कीमती थीं। सारी जानकारी याद करने के बाद उसे पूरा यकीन था कि वह जल्द ही कामयाबी हासिल कर लेगा। ओह, मेरे पास एक और खजाना है, उसने सेज डेविल पेंटिंग निकालते हुए कहा। जैसे ही पेंटिंग बाहर आई माहिरा तुरंत उठ खड़ी हुई। ये तो एक अरशी शैतान पेंटिंग है, माहिरा ने कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। पेंटिंग एक बड़े गलीचे के आकार की थी और इसमें हजारों ऊर्जा गुरुओं के दानव दिल थे, साथ ही एक लाइफ सीजर दानवलिंग का भी। आंटी माहिरा, मेरी साधना का स्तर इतना कम है कि मैं इस सभी मंत्र रचना का उपयोग नहीं कर सकती। क्या आपको लगता है कि आप इसे चला सकती हैं? सेज डेविल पेंटिंग एक बहुत ताकतवर जादुई चीज है। ये एक पुराने महान अरशी की कहानी बताती है जो अच्छाई से गिर गया और शैतान बन गया। पूरे इतिहास में शैतानों के तरीके के कई जानकार थे जिन्होंने इस तरह की चीज बनाने की कोशिश की, लेकिन केवल एक बेरहम हत्यारा ही ऐसा कर सकता था। कामयाब होने के लिए किसी को अनगिनत इंसानों को मारना होगा और फिर खुद डिजाइन बनाने के लिए बहुत सारी बेगुनाह आत्माओं का इस्तेमाल करना होगा। छोटू, पेंटिंग के कपड़े को देखो, ये राक्षसी चमड़ा नहीं है, इसे इंसानी चमड़ी के टुकड़ों से एक साथ सिला गया है। इंसानी चमड़ी, छोटू ने कांपते हुए कहा। अपनी असली ऊर्जा को मोटे कपड़े में भेजते हुए उसने महसूस किया कि अंदर हजारों लाखों अनोखे चमड़ी के टुकड़े होने चाहिए। हाँ, इंसानी चमड़ी, और दो खास तरह की। एक उस इंसान की जिसकी पैदाइश यिन साल, यिन महीने, यिन दिन और यिन घंटे में हुई थी और फिर वह शैतान बन गया। दूसरी उस इंसान की जिसकी पैदाइश यांग साल, यांग महीने, यांग दिन और यांग घंटे में हुई थी, जो ऋषि बन गया। देखा, ऊर्जा गुरुओं के दानव दिलों में सभी बदला लेने वाली आत्माओं की कड़वी भावना है। ये सच में कुछ बड़े स्तर का शैतानी जादू है। इसके साथ ही माहिरा ने सेज डेविल पेंटिंग में कुछ सच्ची ऊर्जा भेजी, जिसके बाद 10,000 से ज्यादा ऊर्जा गुरुओं के दानव दिल अचानक से हिलने और चमकने लगे, जिससे उनके अंदर बिगड़े हुए अजीब इंसानी चेहरे दिखने लगे। फिर पूरी पेंटिंग उनकी आंखों के सामने ही बदलने लगी। दयालु आरशी के शरीर पर भयानक शल्क उभर आए, उसकी एक लंबी पूंछ भी उगाई, साथ ही उसकी पीठ से हड्डियों के कांटे बाहर निकल आए। पलक झपकते ही अर्शी एक राक्षस में बदल गया जो उस बाघ को जिस पर वह सवार था हवा में उछालने के लिए तैयार दिख रहा था। छोटू यह देखकर हैरान हो गया कि शैतान का राशि चित्र हवा में ऊपर तैरने लगा और उसमें इतनी ज्यादा खतरनाक ऊर्जा थी कि ऐसा लग रहा था कि वह अपने सामने आने वाले किसी भी शख्स को मार सकता है।
यह पेंटिंग इतनी ताकतवर लग रही थी कि छोटू को यकीन था कि रक्तान इसका इस्तेमाल करके उसे आसानी से मार सकता था। लेकिन फिर वह आदमी इसे अपने पास रखने के बजाय खजाने के घर में क्यों रखेगा? एक बात तो यह है कि पेंटिंग को दीवार पर लगाने के लिए बनाया गया था। छोटू ने इसे लेने के बारे में सिर्फ इसलिए सोचा था क्योंकि वह जानता था कि वह इसे अपनी अंगूठी में रख सकता है। यह सेज डेविल पेंटिंग सच में पूरी नहीं हुई है, माहिरा ने कहा। इसे खत्म करने से पहले एक आखिरी काम करना है, और रक्तान शायद ऐसा करने से पहले अपने दूसरे लाइफ सीजिंग का इंतजार कर रहा था। इसमें कोई हैरानी नहीं कि उसने उत्तर पश्चिम में तबाही के अभियान में उन सभी पिशाच डाकुओं का नेतृत्व किया। माना जाता है कि यह उनके खून के दानव ऊर्जा कलाओं को बढ़ाने के लिए था। लेकिन सच ये है कि वे इस सेज डेविल पेंटिंग को बनाने के लिए लोगों को मार रहे थे। कुछ ही सालों में पिशाच डाकुओं ने क्रोरन के 500 किलोमीटर के अंदर लगभग सभी जिंदा प्राणियों को खत्म कर दिया। उन्होंने किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा, और ये सब इस पेंटिंग के लिए था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने सच में इसे चुरा लिया, छोटू। उन ऊर्जा गुरुओं के दानव दिलों को देखो। उनमें कम से कम 1000 बदला लेने वाली आत्माएं होंगी हैं। अगर तुम उन सभी को एक ही समय में चालू कर दो तो दर्जनों किलोमीटर तक, शायद सैकड़ों किलोमीटर तक सब कुछ भूतों की भूमि बन जाएगा और नर्क के दरवाजे खुल जाएंगे। सारी जमीन अंधेरे में डूब जाएगी और जाल में फंसा कोई भी शख्स आशी शैतान द्वारा मार दिया जाएगा। यहाँ तक कि एक लाइफ सीजर भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। हालांकि पेंटिंग अभी भी पूरी नहीं हुई है, और आखिरी काम में आत्माओं की जरूरत नहीं है, बल्कि सच्ची ऊर्जा के बड़े प्रवाह की जरूरत है। तो इसका क्या मतलब है? आंटी माहिरा, अगर आप सेकेंडरी लाइफ सीजिंग को तोड़ सकती हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप इस खजाने को पूरा कर सकती हैं? छोटू ने अपनी जीभ चटकाई। अगर आप और ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं, तो एकेडमी में आपकी जगह और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इस बारे में क्या ख्याल है? मैं आपको पेंटिंग क्यों नहीं दे देता? इसे मुझे दे दो, माहिरा ने साफ तौर पर हैरान होकर कहा। यह शैतानों के तरीके से एक दुर्लभ कीमती खजाना है, शायद अपनी तरह का अकेला। रक्तान ने इसे बनाने के लिए पूरी दुनिया की बुराई मोल ली, और ऐसा करने के लिए अनगिनत जिंदगियां कुर्बान कर दी। अगर मेरे पास वह पेंटिंग होती तो मैं निश्चित रूप से इसे पूरा कर सकती थी। लेकिन मेरा लक्ष्य सिर्फ पेंटिंग नहीं होगी, बल्कि इसे डेमी इमॉर्टल एकेडमी की सबसे बड़ी ऊर्जा कलाओं में से एक के साथ कामयाबी पाने के तरीके के तौर पर इस्तेमाल करना होगा, जो कि एक दूसरी नवजात दिव्यता बनाना है। सेज डेविल पेंटिंग में संत और शैतान दोनों के गुण हैं। अगर एक संत शैतान बन सकता है, तो मैं एक शैतान को संत में बदल सकती हूँ। अपने गुरु की मदद से मैं कई जीवन दान भी पा सकती हूँ। ये चीज इतनी ताकतवर है, छोटू ने कहा। ठीक है, तो इसे ले लो आंटी माहिरा। इसका इस्तेमाल अपनी दूसरी नवजात दिव्यता बनाने के लिए करो। अगर तुम काफी शक्ति हासिल कर लेती हो, तो शायद तुम कॉन्क्लेव की योद्धा बन सकती हो। यह तुम्हारी स्थिति में एक बड़ा सुधार होगा। जहां तक मेरी अपनी साधना की बात है, इस तरह के खजाने से उसे ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। मुझे बस बहुत सारी जीवन शक्ति सार की जरूरत है। हालांकि अगर वह जीवन ग्रहण स्तर तक पहुंच जाता, तो वह इसे एक जादुई चीज के तौर पर इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन सच ये था कि एक बार जब वह उस स्तर पर पहुंच जाता, तो उसकी नर्क कुचलने वाली गॉड मेहमत की शक्ति उसके रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को नष्ट करने में काबिल होती। उसकी चाची माहिरा के लिए चीजें अलग थीं, जिन्हें इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, खासकर एकेडमी में उनकी जगह के हिसाब से। ये तय हो गया आंटी माहिरा, सेज डेविल पेंटिंग आपकी है। अपने गुरु से अपनी दूसरी नवजात दिव्यता बनाने और अपने सेकेंडरी जीवन सीजनिंग को तोड़ने के लिए जरूरी मदद लें। इसके अलावा इनमें से कोई भी औषधीय गोलियां लें जो मददगार हो सकती हैं। जहां तक मेरा सवाल है, मैं वापस जाऊंगा और जीवन सीजनिंग स्तर को तोड़ने के लिए जितना हो सके उतना ज्यादा मेहनत करूंगा। फिर खड़े होकर उसने कहा, अब वक्त बर्बाद करने का नहीं है। ये बहुत बुरा है कि मैंने ऐसा पहले नहीं किया, वरना मैं अपनी अनोखी सच्ची ऊर्जा का इस्तेमाल आपकी मदद करने के लिए कर सकता था। फनायरा के साथ जो कुछ हुआ था, उसकी वजह से उसे औरतों पर सच में भरोसा करना नामुमकिन लगता था। लेकिन उसकी आंटी माहिरा एक अलग थी। वे बचपन से साथ में बड़े हुए थे और दोनों के बीच एक खास रिश्ता था। जब परिवार के प्यार की बात आती है, तो खून पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है। ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। छोटू, बस तब तक इंतजार करो जब तक मुझे मेरी दूसरी नवजात दिव्यता न मिल जाए और मैं अपनी अगली तरक्की हासिल न कर लूं। एक बार जब मैं कॉन्क्लेव की योद्धा बन जाऊंगी, तो कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। अपनी उंगली हिलाते हुए उसने पेंटिंग को लपेटने के लिए सच्ची ऊर्जा की एक धारा भेजी। इसके साथ ही वह रात होने तक पुरानी बातें याद करते रहे। उसी समय अंधेरे की आड़ में वे दोनों एलीट योद्धा एकेडमी से बाहर निकल गए। माहिरा अपने गुरु से मिलने चली गई और छोटू बाहरी इलाके में वापस चला गया। सच में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दो योद्धा कितने करीब थे। बाहरी या अंदरूनी इलाके के योद्धाओं को एलीट योद्धा एकेडमी में ज्यादा देर तक रहने की इजाजत नहीं थी।
अगर इस बात की खबर मिलती तो कड़ी सजा हो सकती थी। आखिरकार अगर सभी एलीट योद्धा अपने परिवार की इस तरह से मदद करते तो व्यवस्था कैसे बनी रहती। इससे पहले माहिरा ने कहा था कि उसे अपनी साधना पर काम करने के लिए अपने मंदिर में रहना चाहिए। हालांकि वह शायद अपने गुरु के प्रभाव पर भरोसा कर सकती थी कि वह ऐसा कुछ कर सकती है, लेकिन वह जानता था कि फनायरा उसके खिलाफ कोई भी मौका नहीं छोड़ेगी। उसे पूरा यकीन था कि वह एक बेरहम जहरीली साजिश करता थी। इसके अलावा एक बार जब वह खुद लाइफ सीजर बन गई तो वह माहिरा के पीछे पड़ सकती है। इस समय सबसे अच्छी बात यह है कि यह पक्का किया जाए कि उसकी चाची जितनी जल्दी हो सके उतनी ज्यादा ताकतवर बन जाए ताकि फनायरा कोई परेशानी खड़ी न कर सके। सेज डेविल पेंटिंग एक जादुई चीज थी जिसका वजूद ही नहीं होना चाहिए था। इसे बनाने के लिए करीब 10 करोड़ लोगों को मारना पड़ा, साथ ही हजारों ऊर्जा गुरुओं के दानव और एक लाइफ असीजर को भी मारना पड़ा। हालांकि यह मुमकिन था कि खजाने के अनोखे गुणों की वजह से माहिरा शैतानों को दृश्यों में बदल सके और इस तरह अविश्वसनीय ताकत हासिल कर सके। छोटू ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अपने घर में चुपके से घुस गया। अब उसे एहसास हुआ कि उसकी आत्मा का मिलाप राजाओं के तरीके की ऊर्जा की बनावट से कितना कमजोर था। बेशक ये अभी भी कहीं बीच में किसी भी बेतरतीब पहाड़ पर साधना करने से बेहतर था। अपनी अंगूठे की अंगूठी से कुछ औषधीय गोलियां निकालकर उसने पहचाना कि कौन सी गोलियां जीवन शक्ति के लिए सबसे अच्छी हैं और एक एक करके उन्हें खाना शुरू कर दिया। जैसे ही गोलियां घुलती वे उसकी सच्ची ऊर्जा से साफ्त हो जाती और औषधीय ऊर्जा बन जाती जो भ्रूणीय नरक की आग के बर्तन में बहती। एक एक करके उन औषधीय गोलियों की ताकत उस बर्तन में लावा जैसी सच्ची ऊर्जा में बह गई, जहां वे जीवन शक्ति का सार बन गई जो फिर उसकी नसों में फैल जाएगा। धीरे धीरे लेकिन जरूर उसके अंदर का 21वां हिस्सा जागने लगा था। ये सभी दुर्लभ औषधीय गोलियां थीं जिनमें से हर एक आम लोगों को दर्जनों सालों की कड़ी साधना का फायदा दे सकती थी। हालांकि चूंकि छोटू ने भगवान के स्तर की ऊर्जा कला की साधना की थी, इसलिए उसका शरीर आम लोगों से सैकड़ों या हजारों गुना बेहतर था। उसके लिए ऐसी गोलियां हो 10 दिनों की साधना या ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्तों का फायदा देती थीं। शुक्र है कि उसने क्रोरन के खजाने से इनका एक बड़ा भंडार लूट लिया था। इस तरह उसके अंदर बहने वाली औषधीय शक्ति बहुत ज्यादा थी। जैसे ही जीवन शक्ति का सार उसके अंदर बह गया, 21वां हिस्सा हिलने डुलने लगा, मानो कोई बहुत बड़ा पुराना जीव सांस लेने के लिए जोर लगा रहा हो। यह साफ तौर पर जागने ही वाला था। उसके अंदर से बह रही सच्ची ऊर्जा ने उसके चारों ओर लहरदार सुनहरे घेरे बना दिए। वे बाहर निकले फिर वापस सिकुड़ गए। धीरे धीरे उसके पीछे एक दरवाजे के आकार में बदल गए। दरवाजे के अंदर का भाग काला सोने के रंग का था। काला रंग नरक के शैतान देवताओं को दिखाता था और सोना सम्मान और अमीरी को दिखाता था। मिलकर उन्होंने काला सोना बनाया जो रंग नरक के सबसे बड़े नेताओं को दिखाता है। जब नरक को चलने वाले गॉड मेहमत की शक्ति आखिरी स्तर तक बढ़ जाएगी तो वह पाताल लोक का दरवाजा खोल सकता था। माना जाता है कि इससे सीधे नरक से बात करना और पुराने शैतान देवताओं की बहुत ज्यादा ताकत का फायदा उठाना मुमकिन हो जाएगा। सैद्धांतिक रूप से ऐसे जीवों की वीर आत्माओं को बुलाना और उनका इस्तेमाल किसी भी और हर तरह के विरोध को कुचलने के लिए करना भी मुमकिन था। बेशक छोटू उस स्तर से बहुत दूर था। अभी उसे लाइफ सीजर बनने की जरूरत थी और आखिर में क्राउन प्रिंस के जैसे लेजेंडरी स्तर तक पहुंचना था। भारी मात्रा में औषधीय गोलियां खाने के बाद छोटू आखिरकार उस स्थिति पर पहुंच गया जहां उसके अंदर जीवन की शक्ति बह रही थी और उसके 21वें हिस्से में जा रही थी जो फड़फड़ा रहा था और हिल रहा था। अब तक उसे नरक को चलने वाले गॉड मेहमत की शक्ति की बहुत गहरी समझ हो चुकी थी। जितना आगे कोई इसकी साधना करता जाता यह उतना ही मुश्किल होता जाता। हर कदम एक बड़ी बाधा पार करने जैसा था। सच में उसके पास जितनी भी जादुई दवाएं थीं उनके बिना वह 100 साल की साधना में भी इतनी तरक्की नहीं कर पाता। हालांकि वह अभी भी एक ऐसी ऊर्जा कला को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था जो देवताओं और आत्माओं के लिए थी। वह ऐसा कैसे कर सकता था? वह ऐसी शक्ति विकसित कर रहा था जो स्वर्ग और पृथ्वी पर कृपालु नजर से देख सकती थी। साधारण इंसान होने के बावजूद उसने पहले से ही एक देवता का मन बना लिया था। शक्तिशाली विशेषज्ञों को शक्तिशाली कहने का एक कारण उनका मन था। उनका मन जितना विशाल था उनकी संभावनाएं उतनी ही बड़ी हो सकती थीं। अब वह नरक अग्नि क्रूसिबल में बहुत सी औषधीय गोलियों की जादुई ऊर्जा भेजकर जीवन विनाश के स्तर में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा था। आकाश से जीवन छीन लो। गॉड मैमथ अजय हैं। वे सितारों को तोड़ सकते हैं और चंद्रमाओं को छीन सकते हैं। उनकी ऊर्जा जलते हुए सूरज को भी जला सकती है। सच्ची ऊर्जा उसके चारों ओर इकट्ठी हुई और फिर ऊपर की ओर उठी, जिसे केवल ऊर्जा के आकार ने पकड़ा और वापस उसके अंदर भेज दिया। क्रिक क्रैक। सच्ची ऊर्जा उसके चारों ओर बस गई। अब कवच के रूप में नहीं बल्कि तराजू के रूप में। उन सभी का रंग गहरा सुनहरा था और वे ऐसे लहरा रहे थे जैसे कि वे बहता हुआ लावा हों। उसके चारों ओर लगातार अनगिनत बिजली की चिंगारियां बह रही थीं।
बिजली के एक जानलेवा झटके से मारे जाने के बाद उसके मेरिडियन और सच्ची ऊर्जा ने अपनी शक्ति अपने भीतर समाहित कर ली थी। उसके चारों ओर सच्ची ऊर्जा के तराजू जम गए, उसे ढक लिया। पलक झपकते ही छोटू को देखना भी मुमकिन नहीं था। कमरे में केवल एक विशालकाय प्राणी था। यह विशालकाय हाथी जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था। ये बहुत बड़ा था। इसकी सूंड इतनी ताकतवर थी कि ऐसा लगता था कि वह पल भर में कमरे की सारी हवा खींच सकती है। जहां तक छोटू की बात है, वह असली ऊर्जा वाले विशालकाय प्राणी के अंदर पैर मोड़कर बैठा था, जो इतना बड़ा था कि उसने लगभग पूरे कमरे को घेर लिया था। आकाश से जीवन छीन लो, आकाश से जीवन छीन लो, मजबूत बनने पर ध्यान दो। आकाश और पृथ्वी की जादुई ऊर्जा और सूरज और चंद्रमा के सार से जुड़ो। जीवन छीन लो, खुद को बदलो। यह न केवल ज्ञान के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया थी, बल्कि उससे भी आगे बढ़ने की प्रक्रिया थी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास की हवा सचमुच अजीब और अशुद्ध थी। यह उन तत्वों से भरी हुई थी जो सभी जीवित चीजों को बढ़ने में मदद कर सकते थे, पौधों को खिलने में मदद कर सकते थे और इंसानों को ऊंचे स्तरों तक पहुंचने में मदद कर सकते थे। यह एक अद्भुत और अनोखी ऊर्जा थी जिसे जबरदस्ती शरीर में नहीं ले जाया जा सकता था। यह आकाश और पृथ्वी की जादुई ऊर्जा थी। जीवन ग्रहण के स्तर पर इंसान उस ऊर्जा को लेने, उसे अपने शरीर में लाने और उसका इस्तेमाल जीवन शक्ति का सार बनाने, अपनी सच्ची ऊर्जा को फिर से भरने, शरीर को बदलने, अधिक शक्ति पाने, उम्र बढ़ाने और मन को शुद्ध करने में सक्षम हो जाता है। सबसे बुनियादी बदलावों में से एक यह था कि एक हाथ हिलाने से एक लाइफ सीजर आकाश और पृथ्वी की जादुई ऊर्जा के साथ तालमेल बिठा सकता था और इसका इस्तेमाल दुश्मनों पर हमला करने या ज्योतिषीय घटनाएं बनाने के लिए कर सकता था। उदाहरण के लिए, छोटू ने 4 मौसमों की तलवारबाजी की कला सीखी थी, इसीलिए अगर वह जीवन ग्रहण के स्तर तक पहुंच जाता तो वह असली बर्फानी तूफान पैदा करने के लिए सर्दियों की बर्फ की तलवार की ऊर्जा का सही मायने में इस्तेमाल कर सकता था। अगर वह जीवन को पकड़ना जारी रख पाता और 5 गुना जीवन छीनने की क्षमता या उससे भी अच्छी 7 या 8 गुना तक पहुंच पाता, तो वह 50 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर के दायरे में भयानक काम कर सकता था। हवा, बारिश, बर्फ, बिजली, ऐसी सब चीजें मुमकिन थीं। नीला ड्रैगन, सफेद बाघ, सिंदूरी पक्षी, काला कछुआ। छोटू की सच्ची ऊर्जा वाले विशाल जानवर ने जोर से आवाज निकाली और जैसे ही उसने आवाज निकाली, दिव्य जानवरों की और भी झलक दिखाई दी। वे सब आज्ञा मानते हुए झुके हुए थे। गॉड मैमथ देवताओं की सेना के सरदार थे और उन्हें सारी सृष्टि का नेतृत्व करने के लिए बनाया गया था। दुनिया, अलग अलग लोकों और नरकों के कभी न खत्म होने वाले सागर में वे अकेले ऐसे दिव्य जानवर थे जो किसी भी चीज और हर चीज को अपने काबू में कर सकते थे। छोटू ने अपनी आंखें खोलीं और अपना सिर पीछे करके चिल्लाया। सच्ची ऊर्जा उसके रोमकूपों से बाहर निकल पड़ी, क्योंकि उसके नरक की आग वाले बर्तन ने उसके भीतर की औषधीय ऊर्जा को जीवन शक्ति के सार में बदल दिया था। सांस लो, सांस छोड़ो। जैसे ही उसने सांस लेने के व्यायाम किए, कमरे में सच्ची ऊर्जा भर गई, जो आखिरकार बादलों से जा मिली, जो तब तक उमड़ते और खौलते रहे जब तक कि वे भंवर में बदल नहीं गए। इस समय छोटू एक कोकून में बंद तितली की तरह था, जो बस दुनिया में निकलने का इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी अचानक उसके नरक की आग वाले बर्तन में औषधीय ऊर्जा खत्म हो गई थी। उसके पास औषधीय गोलियां खत्म हो गई थी। उसे पहले से पैदा हुई जीवन शक्ति से भी ज्यादा जीवन शक्ति की जरूरत थी। पर्याप्त जादुई दवाइयों के बिना 21वां हिस्सा चुपचाप डूबने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। भरते हुए उसने अपनी असली ऊर्जा को काबू में किया। विशाल जानवर गायब हो गया और उसका सुनहरा रंग, जो उसे स्वर्ग से आए किसी देवता जैसा दिखाता था, धीरे धीरे उसके अंदर वापस चला गया। हालांकि अब यह नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। छोटू बता सकता था कि उसकी त्वचा के नीचे की कई परतों वाली झिल्ली का रंग बदल गया था और अब उस पर पेचीदा डिजाइन थे जो जादू की रचना लग रहे थे। एक बार जब वह जीवन छीनने के स्तर में पहुंच गया तो वह एक तरह का जिंदा मंत्र समूह बन गया, सारी सृष्टि के साथ एक और लगभग अजेय। मैं जीवन छीनने के स्तर तक पहुंचने में नाकाम रहा, लेकिन कम से कम मुझे कुछ तरीकों से फायदा हुआ और मैंने थोड़ी तरक्की की। अब जब उसकी असली ऊर्जा उसके अंदर वापस आ गई थी और पहले से ही फिर से बनना शुरू हो गई थी, तो वह बता सकता था कि उसकी नसें सब मोटी और मजबूत थीं। असली ऊर्जा उनके माध्यम से विशाल उफनती नदियों की तरह बह रही थी। उसकी नसों के मुकाबले आम लोगों की नसें धाराओं से ज्यादा कुछ नहीं होती। उसके अलग अलग खास बिंदुओं के भीतर उसकी असली ऊर्जा ज्वालामुखी से फूटने और दुनिया को बर्बाद करने के लिए तैयार लावा की तरह उबल रही थी। छोटू जीवन शक्ति के स्तर तक पहुंचने में नाकाम रहा था और इसका एकमात्र कारण यह था कि उसके पास पर्याप्त जीवन शक्ति नहीं थी। उस बिजली के विशाल जानवर की मदद के बिना अब उसकी साधना और भी मुश्किल हो जाती। यह अच्छी बात थी कि उसने इस नतीजे के लिए पहले से ही मन बना लिया था।
मुझे अपनी जरूरत की दवाइयां पाने के लिए कोई और तरीका सोचना होगा। अपने पैरों पर खड़े होकर उसने अपनी अंगूठी की जांच की और पाया कि उसके पास आधी से भी कम दवाइयां बची हैं। यह निश्चित रूप से उसके लिए जरूरी जीवन शक्ति बनाने के लिए काफी नहीं था। हर बार जब एक तरह की औषधीय गोली खाई जाती थी तो दूसरी गोली का असर आधा ही होता था। इसीलिए छोटू ने अपनी बची हुई गोलियों को अपने भाइयों और पिता को देने की सोची। एक और महीना बीत गया जिसके दौरान छोटू अपने कमरे में रहा और शांति से साधना करता रहा। माहिरा के बताए संकेतों की वजह से उसके कई भ्रम दूर हो गए थे। अब उसकी रोज की साधना आराम से और बिना किसी परेशानी के चल रही थी। सच में वह उस स्थिति पर पहुंच रहा था जहां उसे लगा कि वह शायद अपनी खुद की ऊर्जा की कलाएं बना सकता है। अब उसकी 4 रथुओं की तलवारबाजी अपनी पूरी ताकत पर थी और वह बिना सोचे समझे उनका इस्तेमाल कर सकता था। वह अपनी मर्जी से वसंत, गर्मी, शरद और सर्दी के बदलाव ला सकता था। हालांकि वह जीवन छीनने वाले के स्तर तक नहीं पहुंचा था और साधना पर लगातार काम करने की वजह से उसके खून और मांस का हर हिस्सा सच्ची ऊर्जा से भर गया था। उसका खून अब गहरे सुनहरे रंग का हो गया था और जब उसने अपनी इंद्रियों को अंदर की ओर खींचा तो उसे एहसास हुआ कि यह कितना ताकतवर था। यह उसकी नसों में पारे की तरह बह रहा था। आखिरकार सर्दी का मौसम खत्म होने लगा और धरती गर्म होने लगी। अब चंद्र नववर्ष का समय आ गया था। छोटू ने अपनी असली ऊर्जा फैलाई और फिर अपनी उंगली हिलाई जिससे उसकी नोक से खून की एक बूंद निकली जो फिर नीचे जमीन पर गिर गई। जब वह जमीन पर गिरी तो वह फैली नहीं बल्कि वहीं रही, एक गहरे सुनहरे रंग का मोती धातु की तरह टिमटिमाता और चमकता हुआ। उसका खून पहले ही उस स्तर पर पहुंच चुका था जिसे ज्यादातर जीवन छीनने वाले भी समझ नहीं पाते। यह लगभग ऐसा था जैसे वह इंसान ही ना हो। जब किसी का खून सुनहरा और पारे जितना भारी हो जाता है तो यह दिखाता है कि उसकी ऊर्जा की कला और साधना का आधार पूरी तरह से बदलने वाला है। अगर खून की एक बूंद इतनी भारी थी तो यह सोचना मुश्किल था कि छोटू का मांस और खून कुल मिलाकर कितना मजबूत था। वह पुराने जमाने के कुछ बड़े जानवरों से भी ज्यादा मजबूत और टिकाऊ था। वाह, मैं 1 महीने से अकेला साधना कर रहा हूँ। मुझे देखना होगा कि स्वर्णिम और बाकी लोग वापस आ गए हैं या नहीं। मुझे जाकर पूछना चाहिए कि मेरे सौर्य कबीला में सब कुछ कैसा चल रहा है। अपना हाथ हिलाते हुए उसने खून की गहरी सुनहरी बूंद को वापस अपने शरीर में खींच लिया, ये देखते हुए कि अब उसके खून में कितनी औषधीय ऊर्जा मौजूद थी। हर बूंद कीमती थी। सच में अगर किसी बेहतरीन गोली बनाने वाले को उसके खून की एक बूंद मिल जाए तो वे एक शानदार जादुई औषधि बना सकेंगे। इसी के साथ छोटू ने अपनी असली ऊर्जा को अपने कमरे से निकालकर टॉवर के बाकी हिस्सों में फैलाया। तभी उसे एहसास हुआ कि स्वर्णिम और बाकी लोग पहले ही वापस आ चुके हैं। बिना किसी झिझक के उसने उन्हें बुलाया और वे तुरंत उसके कमरे में आ गए। भाई छोटू, हम 10 दिनों से वापस आ गए हैं। आप इतने लंबे समय तक अकेले ध्यान में क्यों थे? आप पूरे 1 महीने से साधना कर रहे थे। जब वे अंदर आए तो यह साफ था कि वे बहुत उत्साहित थे। क्या तुम्हारी घर वापसी की यात्रा अच्छी रही? तुम्हारा कबीला अब कैसा है और मेरा कबीला कैसा चल रहा है? एक ही नजर में छोटू बता सकता था कि वे चारों काफी आगे बढ़ चुके थे और पहले से ही उस स्तर से बहुत आगे निकल चुके थे जिस पर वे पहली बार ऊर्जा के स्वामी बने थे। जाहिर है उन्हें घर लौटने से बहुत फायदा हुआ था। हम चारों ने मिलकर 30 से ज्यादा ऊर्जा के महारथियों और 108वें चरण के विशेषज्ञों को इकट्ठा करने में कामयाबी हासिल की। उनकी मदद से आपके पिता ने पहले ही पिछले सिटी मजिस्ट्रेट को हटा दिया है और यानहेवन पर कब्जा कर लिया है। क्या? छोटू ने हैरानी से कहा। उन्होंने सच में यानहेवन पर कब्जा कर लिया? क्या मेरे पिता ने कोई संदेश भेजा था? जरूर भाई छोटू, ये देखिए। इतना कहकर स्वर्णिम ने एक सील बंद पत्र सौंप दिया। छोटू ने उसे लिया और तुरंत फाड़ दिया। पहली नजर में वह बता सकता था कि यह उसके पिता की लिखावट थी। दोस्तों आज ऊंचे का एपिसोड आसमान यहीं में तक। वो उम्मीद है डिड्डच रहा आपको हो। मज़ा आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको सबसे ज़्यादा कौन सा मोड पसंद आया और चैनल टिलिस्मी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर रात इसी समय मिलता रहूँगा एक नई रहस्यमयी थ्रिल से भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, कहानी वही होती है जो आपको अंदर तक छू जाए। मैं मिलूँगा आपको अगली कड़ी में। तब तक के लिए अलविदा और बने रहिए टिलिस्मी स्टोरीज़ के साथ।